बिल्डोजर, बाबा जी के बिल्डोजर पर बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। हजरात मोहतरम, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बिल्डोजर का अन्याय हो रहा है। बिल्डोजर एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रहा है। ये तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं। तथाकथित जो हमारे रजा भाई हैं वो भड़का नहीं रहे, सच्चाई बयान करते हैं। हाल फिलहाल में मेरी कई लोगों से, जो यूट्यूबर हैं और ऐसे लोगों से बात हुई जो आए दिन इधर उधर अवार्ड के लिए जाते रहते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं 50 लोग इकट्ठे करके और फिर जो है वहाँ अवार्ड बांटते हैं। ऐसे ही मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि रजा भाई, हमारे लोग, मुसलमान लोग खुद ये सोचते हैं कि आप भड़काते हैं। चलिए, आज से नेशनल प्राइम टाइम जो हमारे देश में हो रही घटनाएं हैं उस पर जब मैं बात रखूँगा तो मैं इस चीज़ का भी खुलासा करूंगा कि भाई भड़काना किसे कहते हैं और समझाना किसे कहते हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि इतने अच्छे खासे यूट्यूबर्स हैं और फिर भी मेरी बात को नहीं समझ पाए। और आपसे भी बड़ा मुझे दुख मिला कि आप लोगों को ये लगता है कि मैं भड़का रहा हूँ। बड़ी अजीब बात है। अगर साफ बोल रहा हूँ तो इसमें भड़काना कहाँ हो गया। अब क्या बिल्डोज़र मुसलमानों के मकानों को नहीं तोड़ रहा है? लगाओ भाई फुल स्क्रीन पर लगाओ। ये देखिए हिंदुस्तान अखबार का ये एक कटआउट है। टाइटल पढ़िए, दोषी हो तब भी नहीं टूटेगी बिल्डिंग, बिल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। अब यही लाइन बिना प्रूफ के मैं बोल दूं कि केंद्र को फटकारा तो आज मुसलमानों को भी लगता है कि रजा भाई तो भड़का रहे हैं। अरे यार, हद हो गई तुमसे। आगे सुनिए, इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बिल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी साबित हो जाए तो भी इमारत ढाई नहीं जाएगी। शीर्ष न्यायालय में बिल्डोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने ये हिम्मत दिखाई मुसलमानों ने, उन मुसलमानों का नाम है मोहम्मद हुसैन और राशिद खान। मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने सुनवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि कोई अगर आरोपी है तो सिर्फ इस वजह से उसका घर कैसे ढाया जा सकता है। हाँ, अगर वो दोषी है तब भी उसके मकान को ढाया नहीं जा सकता। अदालत ने इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी क्लियर कह दिया है कि अगर कोई दोषी भी है तो भी उसके मकान को आशियानों को गिराया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बयान से हम जो गैर कानूनी कब्जे हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई इमारत है और उसको आपको गिराना है तो उसका गैर कानूनी इलीगल होना ज़रूरी है और साथ में कोर्ट के रास्ते से ही उसको मकान को तोड़ा जाएगा, वरना अगर अपराधी भी हो तो उसके मकान को तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा हिंद और दूसरी संस्थाएं भी इस बिल्डोजर अन्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई हैं। अब सुनिए, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमान, जाहिल टाइप के जो हैं कुछ मुसलमान कि ये रज़ाकाराफी तो भड़काता है, उनके लिए जवाब ये है कि मैं आप लोगों से हमेशा ये कहता था कि कब जागोगे मुसलमान, कब उठोगे मुसलमान। तो लिब्रांडुओं को यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये भड़काने वाला लैंग्वेज नहीं। अगली लाइन मेरी ये होती है कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अब जैसे ये 2 मुसलमान उठे या कोई मुस्लिम संस्था उठी और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और फिर साफ कहा कि ये अन्याय हो रहा है, दोषी भी है तो मकान नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसे कैसे तोड़ देंगे आप मकान? भाजपा सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। तो इसे कहते हैं जागना, इसे कहते हैं जागरूकता। रज़ाकाराफी ने कभी नहीं कहा कि आप हथियार उठाओ, आप लठ उठाओ, आप जाके गोली चलाओ, आप संगठन बनाओ, आप रैलियां निकालो, आप दंगा मचाओ, कभी नहीं कहा। जो मेरे 4 साल से व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, मैं हमेशा संवैधानिक बात करता हूँ, असंवैधानिक गैर कानूनी बात रज़ाकाराफी कभी नहीं करता है। मज़ेदार बात यह है कि लोगों को ये लगता है कि बेचारे हम तो हिंदुओं के खिलाफ हैं। अरे भाई, रज़ाकाराफी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम वायलेंस के सपोर्ट में नहीं हैं। मैं तो मुसलमानों से कहता आया हूँ, भाई साहब सब्र का दामन थामो।
शहादत तो हमारे नसीब में है। और यही बात बोल देता हूं तब भी गैरों को तो छोड़िए, हमारे अपने मुसलमान भाइयों को लग रहा है मैं भड़का रहा हूं। बताइए, समझाने और भड़काने में भाई मोटा अंतर होता है। अब हर आदमी अपने दिमाग की कुव्वत के हिसाब से समझता है। अब अगर मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आके बुलबुली झाड़ के सरसों का तेल लगा के इधर प्रूफ लगाकर और यूं कोरी रखकर और यहाँ माइक लगाकर बड़े आराम से सिर्फ खबर पढ़ता हुआ चला जाऊं तो बड़ा अच्छा हूं। खुल कर ना बोलूं तो अच्छा हूं। अपनी कौम के लिए जो अल्पसंख्यक है उसके लिए ना बोलूं तो अच्छा हूं। अरे भाई, लोग कह रहे हैं रजा भाई आप बोलो, तो उनके लिए भी बोलो। भाई मैं किस हिंदू के लिए नहीं बोलता? अभी किसी मुसलमान ने रेप किया था, किसी मुल्ले ने रेप किया था, मौलवी ने रेप किया था, तो वो भी खबर मैंने दिखाई। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं जो अपने ही लोग, जिनके लिए मैं जान हथेली पर ले रहा हूँ, उनके दिमाग में अगर ये है कि मैं उनको भड़का रहा हूँ तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है भाई। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल रिलेट करिए। और मैं मोती की तरह हर चीज़ पुरोता हूँ, जो बोलता हूँ उसे साबित करता हूँ, और इस चीज़ में मेरा परवरदिगार मेरा साथ देता है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक हिंदू लड़के को, नौजवान को, 12वीं क्लास के बच्चे को गौ रक्षा दल के लोगों ने सर में गोली मार दी और सीने में गोली मार दी। इस खबर को तो मुझे बताना नहीं चाहिए था है? अगर मैं हिंदू विरोधी हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं अन्याय के विरुद्ध हूँ, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, मैं अपने मुल्क को तोड़ने वालों के खिलाफ हूँ, मैं उन हिंदू कट्टरवादी उस ग्रुप के खिलाफ हूँ जो हमारे देश को तोड़ रहे हैं, जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। मैं उन मुसलमान गुंडों के खिलाफ हूँ जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं किसी कम्युनिटी, मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, जरा ध्यान से सुनिए। गौ रक्षा दल के लोगों ने डस्टर गाड़ी का पीछा किया। 23 अगस्त की रात छात्र आर्यन मिश्रा की गौ तस्कर समझकर हत्या कर दी गई। आर्यन उस रात अपने लैंडलॉर्ड और दूसरे दोस्तों के साथ मैगी खाकर बेचारा रात में लौट रहा था, तो अचानक से रात को उनकी गाड़ी को किसी ने रोकने की कोशिश की। अब ये बात अपने ऊपर रख के देखिएगा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से सामने से आकर आपकी कोई गाड़ी रोके, तो देर रात को गाड़ी आप रोकेंगे नहीं। आप सोचेंगे गुंडे मवाली है, लूटपाट करेंगे, आप भगाएंगे। 30 किलोमीटर तक उस डस्टर गाड़ी का, उस वाइट गाड़ी ने पीछा किया और फिर गोली मार दी। गोली सीधा आर्यन के सर में लगी और एक गोली सीने में लगी। समझिए इस बात। इसके बाद क्या हुआ, वो गौ तस्कर फरार हो गए। बाद में जब बवाल हुआ तो रिपोर्ट अब ये सामने आई कि उन गौ तस्करों को किसी ने ये अपडेट दिया था कि इस लाल डस्टर के अंदर जो है गौ के तस्कर, गौ को मारने वाले, गाय माता को मारने वाले जा रहे हैं। याद रखिए, उनके साथ गाय नहीं है, गाय के अवशेष नहीं है, गाय को कत्ल करने वाले जा रहे हैं। इस बिना पर उन्होंने एक हिंदू व्यक्ति को ही, हिंदू को ही गोली मारकर, आर्यन को ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। लेकिन जो आर्यन के पिता हैं, उनके बयान से चीजें कुछ और नजर आ रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आर्यन के पिता के बयान से मैंने वो बात पकड़ी है जो आप ना पकड़ पाएंगे। आर्यन के पिता कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की दुश्मनी किसी से नहीं थी और मेरे बच्चे के साथ जो मकान मालिक के 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे पर केस दर्ज था और उनका कुछ मैटर रहा होगा, उसको मारने की कोशिश करी। उसने भी पहले किसी को मारा, मतलब हाफ मर्डर का केस उस पर लगा हुआ है। तो मेरा दिमाग पर्सनली यहाँ पर ये कहता है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि पुलिस ज़रा ये चेक करे कि वो जो लैंडलॉर्ड का बेटा है, उससे दुश्मनी के चक्कर में, उसको मारने के चक्कर में कहीं वो मासूम आर्यन तो नहीं मारा गया। खैर, शक तो पर्सनली मुझे ये है, लेकिन ये जांच का विषय है। आइए पिता को सुनते हैं और पूरे मामलों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान में रखिएगा ये कि गौ तस्करों ने आज इल्ज़ाम सिर्फ एक हवाई बात के ऊपर, एक इल्ज़ाम के ऊपर ही कि इस गाड़ी के अंदर गौ तस्कर जा रहे हैं, गोली मारकर एक मासूम को कत्ल कर दिया। तो गौ तस्कर के नाम पर गौ रक्षक जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये पूरे देश में गुंडागर्दी और नरसंहार कर रहे हैं। किसी को भी कैसे भी कत्ल किया दिया जा रहा है। अब हमारे हिंदुओं भाइयों को भी कत्ल कर दिया जा रहा है इस बहाने से कि ये गौ तस्कर हैं।
सुनिए। क्या नाम है आपके बेटे का जिसका मर्डर हुआ है? आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा। हाँ क्या जी। करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी। कौन सी क्लास में? 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उनने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे हमारा लड़का बात नहीं किया, उसके साथ था। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए। हर्षित के पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहां से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लो किस लिए चलूं पलवल। फिर लेके गए बीके ले गए। मैं आया आकर बाजी किया। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSBI हॉस्पिटल में चलिए, वहां पे आपको पता चलेगा। मैं वहां आया, एम्बुलेंस लेके पुलिस आई, वो एम्बुलेंस वाले लेके आए। लेने के बाद मैं 112 पे बीटी करने चला। हर्षित ने मना कर दिया कि बेटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूं। फिर उसकी मां कहती है मेरे से कि 1 नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले। अनिल कौशिक से पूछा भैया गोली एक लगी, सिर पे लगी, तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी? इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अनिल कौशिक बयान दे रहा है अब बाहर से गोली चली, अनिल कौशिक ने लगी या किसी को और लगी, वो बयान कर रहे हैं कि मेरी गोली। जी ये हर्षित कौन है? हर्षित मकान मालिक का बेटा है जी। तो क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? कोई न, उसके लिए संकी नाम मुकदमा दर्ज है। संकी कौन है? उन्हीं का बेटा है मकान मालिक का। वो दूसरा बेटा है? दूसरा बड़ा बेटा है वो। किस चीज का मुकदमा दर्ज है? ये इनका दिखाए है 307 दर्ज है। 1 नंबर में कोई झगड़ा किए हैं। 307 गोली चलाई थी उसने? हाँ 307 इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो फिर अपना किस तरह से बता रहे हैं कि भाई पीछा कर रहे थे, पशु तस्कर समझ रहे थे? हाँ पशु तस्कर समझ रहे। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर मेरे नाम की देख ली पुलिस चौकी में किसी में फायदा कोई भी एप्लीकेशन तक नहीं होगी, क्यों हम लाइन। मेरे दोस्तों सुन लिया आपने। अपडेट यह है कि आरोपियों को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपियों गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने डस्टर और फॉर्च्यूनर में गौ तस्करों के घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये काम कर दिया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक का नाम अनिल कौशिक, दूसरा वरुण, तीसरा कृष्ण, चौथा सौरभ और 5वां है आदेश। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। गनीमत यह है कि जो मारा गया व्यक्ति बच्चा है बेचारा, वो बहुसंख्यक समाज से है, इसलिए गिरफ्तारी हो भी गई। वरना आप जानते हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति गौ रक्षकों के द्वारा मारा जाता है तो गिरफ्तारी तक नहीं होती, और अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो एक बड़ा समाज उनके समर्थन में थाने का ही घेराव कर लेता है। अब आप कहेंगे मैं भड़का रहा हूँ, भड़का नहीं रहा हूँ, सच से आपका सामना करवा रहा हूँ। अब अगली बड़ी खबर यह है कि आपको वो खबर याद होगी जिसमें मुंबई में ट्रेन के अंदर जो बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम देने जा रहे थे, उन्होंने ट्रेन के अंदर इस बुजुर्ग व्यक्ति को बुरी तरह से मारा और पीटा था। याद है? चलिए अल्लाह का शुक्र है आपको याद है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि उसमें अपडेट क्या है। 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो मेन गुंडा था आकाश, नितेश और जयेश, ये गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन इनको बेल मिल गई थी, जिसके बाद लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी थी और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से बेल कैसे मिल सकती है। लेकिन जीआरपी रेलवे पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। जीआरपी ने इन आरोपियों के ऊपर रिहाई के बाद, बेल के बाद बहुत सारे और जो हैं केस कर दिए, यानी धाराएं लगा दी, जिसमें अब नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, और वो 3 से 4 आरोपियों को दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा।
ये काम दोस्तों मेरे मुताबिक बहुत ज़रूरी था, ताकि एक एग्जाम्पल सेट है और जो आजकल मॉब लिंचिंग कर देते हैं, किसी को भी मार देते हैं, उनके दिल में डर पैदा हो। इतिहास में भारत के पहली बार रेप के खिलाफ एक खतरनाक बिल अगर किसी ने पेश किया है तो वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने एक कानून पेश किया है जो राज्यपाल के अप्रूवल के बाद लागू हो जाएगा। इस कानून में यह है कि अगर रेप पीड़िता कोमा में चली जाती है या मर जाती है, मार दी जाती है, तो 10 दिन के भीतर बलात्कारी को सजाए मौत होगी। देखना यह है कि यह बिल कब पास होता है। हमें उम्मीद है कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो। वहीं माननीय आसाराम बापू पहले से पैरोल पर हैं और उनकी 5 दिन की पैरोल बढ़ा दी गई है। अब आप कहेंगे कि रजा भाई आप इनको माननीय क्यों कह रहे हैं? तो मैं माननीय इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं मुसलमान को ये न लगे कि ओहो मैं हिंदू भाइयों को भड़का रहा हूँ। अब मैं इसी अंदाज में बात करूंगा, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब मुसलमानों को ये लगता है कि मैं भड़का रहा हूँ। तो भाई साहब कहो तो भाई तुम्हारे हिसाब से मैं वो नारे भी लगा दूं जो हमको पकड़ कर लगवाया जाता है। आप कहो तो उनके सामने सर झुका दूं, कहो तो जिसको वो कहते हैं सजदा करने को, जो वो कहते हैं करने को, वो कर दूं। तो शायद हमारे मुसलमान भाइयों को ये लगेगा हाँ ये लड़का सेकुलर है, वो हमारे पिछवाड़े में चाकू घोंप दे और हम करें सेकुलर भाई गलत नहीं बोले। अरे गलत को तो गलत बोलेंगे। समझाने वाले इंसान मुझे जब मिलते हैं, या बहुत कम लोगों से फ़ोन में बात करता हूँ, जिनसे बात करता हूँ वो कहते हैं यार रजा भाई आप हमारे तरफ से वीडियो बनाइए जैसे हम बोलते हैं। भाई तुम डर के बोलते हो, हम बिना डरे बोलते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा भाई। बहुसंख्यक समाज बहुसंख्यक है भाई, उसके पास गोदी मीडिया है, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, उसके पास सरकार है भाई, वो कुछ भी बोलेगा। अरे बोलने की तो हमें जरूरत है भाई। अल्पसंख्यकों के लिए कौन बोल रहा है? वो बैलेंस करके बोलते हैं, उसको सेकुलरिज्म का नाम देते हैं। सेकुलर मैं भी हूं भाई। जितना हिंदू समुदाय के करीब मैं रहा हूं कोई नहीं रहा। मैंने अपने जीवन काल के बारे में बताई हैं बातें कि भाई मैं हिंदू स्कूल में पढ़ा हूं, हिंदुओं के साथ रहा हूं, हिंदू मेरे सारे अध्यापक रहे हैं, सब बताया ना मैंने आपको। सोचिए, लेकिन आप अगर ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ मुसलमानों को ही गरियाऊं खड़े होके कि मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान, ये नहीं हो सकता। मुसलमानों को गरियाने के लिए है ना गोदी मीडिया। मेरे दोस्तों यूपी के हापुड़ में एक मंदिर के पुजारी ने, जो जवान पुजारी है, उसने 7 साल की एक बच्ची के साथ गलत हरकत कर दी। आसपास के लोगों को जब ये पता चला तो वीडियो में आपको सेंसर करके दिखा रहा हूँ, बुरी तरह से पिटाई कर डाली उस पंडित जी की, जिसके बाद पुलिस का बयान भी सामने आया है। पंडित ने अपनी गलती मानी थी। थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें रामलीला ग्राउंड में एक मंदिर के बाहर एक बच्ची से छेड़खानी की शिकायत की गई है। तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई साक्ष्यों के अनुक्रम में कराई जा रही है। हजरात मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि पंडित जी को थोड़ा सा सबक मिला होगा और शायद उन पर ये इल्ज़ाम लगा हो, और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा माननीय पंडित जी नहीं करेंगे। नहीं, माननीय बोलना ज़रूरी है ना। वो कुछ लोगों को लगता है कि मैं भड़का रहा हूँ। मुसलमानों सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो हो रहा है होने दो। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि किसी को यह न लगे कि मैं मुसलमानों को भड़का रहा हूँ। वहीं राजन वर्मा का आपको कारनामा बताऊँ तो हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मत सोचिएगा मैं भड़का रहा हूँ, बस मैं खबर बता रहा हूँ। वरना मेरी कोशिश है कि भाई 2-4 लड़कियां हमको भी मिल जाएं, हम भी कमर हिलाएं, हम भी ऐसे आपको चूड़ दिखाएं और आप भी क्या ज़बरदस्त वीडियो बनाया भाई, हम भी व्लॉगर बन जाएं, घर के अंदर जाके अपनी माँ बहन और भाई और सबका जो है हगना मूतना, उनका सोना जागना आपको दिखाएं। और आप व्लॉग बड़ा पसंद करते हैं। आज मैंने पीले रंग की टट्टी हगी है दोस्तों, देखिए क्या ज़बरदस्त है। आहा, आज बदबू ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो मैं आपको गर्लफ्रेंड के साथ कैसे मिलता हूँ और रूम में मैं क्या क्या करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो शायद इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आए। ये तो वैसे ही मैं सच बोल देता हूँ यहाँ पर, तो आपको लगता है मैं भड़का रहा हूँ। राजन वर्मा के ऊपर यूपी के कई इलाकों से केस दर्ज है रेप का। आपको ये बच्चा, ये नौजवान जो हवलदार दिख रहा है,
असल में ये यूपी पुलिस का हवलदार नहीं है, नाम इनका राजन वर्मा है। ये सिर्फ 8वीं पास है, खुद को यूपी पुलिस में सिपाही बताता है लेकिन है नहीं। इसने शादी का झांसा देकर यूपी पुलिस की कई सारी महिला कांस्टेबल से रेप किया, उनसे रुपये भी ऐंठे और भाग निकला। आज बरेली की पुलिस ने इन माननीय को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बरेली में इनके ऊपर रेप का मामला दर्ज है। मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं महिला कांस्टेबल को टारगेट करता था जिनका सरनेम वर्मा हुआ करता था। पहले वो दोस्ती करते थे, फिर उसके बाद प्यार का ड्रामा और फिर शादी के वादे और उसके बाद उनसे पैसे लेकर फरार हो जाया करते थे। राजन वर्मा अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, गिरफ्तारी हो चुकी है। ये हाल है हमारे इस देश का, सच बोलो तो बुरा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ये सब छोड़ के या तो घर का ब्लॉग बनाऊं या मैं भी तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया या घूम घूम के आपको चीज़ें दिखाकर व्लॉगर बन जाऊं, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है। तो आप वो कह देंगे तो वो भी कर लेंगे, हैं भाई। चलिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको अब मिलूंगा रोज़ यहीं पर।